हेलो एवरीवन। मेरा नाम पुनीत आमेटा है और मैं उदयपुर में क्लिनिकल एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट स्लीप और रेस्पिरेटरी केयर देखता हूँ। और आज स्लीप के बारे में मुझे दूसरी बार बोलने का अवसर मिला है, यानी कि ये स्लीप के लिए ये सेकंड एपिसोड है। और इसमें हम बात करेंगे जो नींद के दौरान होने वाली जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं अपन खर्राटों की बीमारी या फिर अपन बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अब इसके बारे में ये बात करने की ज़रूरत क्यों आई, क्योंकि अपनी कम्युनिटी में, अपने इंडिया में, इंडियन कम्युनिटी में ये है कि इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। क्योंकि अगर अपन खर्राटों की बात करें तो जनरली पॉपुलेशन यही बोलती है कि यार ये ऊपर वालों को ऊपर भगवान का आशीर्वाद है और मैं बहुत अच्छे से सो रहा हूँ। इट्स साइन ऑफ गुड स्लीप का परसेप्शन है। लेकिन अगर मेडिकल साइंस की अगर बात करो तो खर्राटे ये बीमारी नहीं है, ये एक बहुत सारी बीमारियों का रूट कोज हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी समझा। मैं खुद इस स्लीप जो डिवीज़न है इसको काम करते हुए मुझे अप्रॉक्स 15 ईयर, मोर देन 15 ईयर्स हो गए। तो मुझे इसकी ज़रूरत लगी थी कि मैं कहीं न कहीं एक ऐसे मंच पे आके मेरी कोशिश रहेगी कि मैं खर्राटों और इन चीज़ों के बारे में मैं अवेयरनेस क्रिएट करूं, या स्लीप के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप, या अपन एक अच्छी स्लीप कैसे मेंटेन करें उसके बारे में बात करूं। तो मैं वर्कमोप की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे एक अच्छा अवसर प्रदान किया आज यहाँ पे। लेट्स कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक कि जो खर्राटों वाली बीमारी के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो इसको अपन साइंटिफिक टर्म में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। और अगर बात करें कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट हो गई, स्लीप का मतलब अपनी नींद हो गई, और एपनिया का मतलब होता है ब्रीथिंग पॉज। इसका मतलब ये होता है कि नींद के दौरान किसी रुकावट की वजह से जो सांस रुक जाती है उसको अपन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। मतलब नींद के दौरान अपनी सांस का रुकना ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहलाता है। अगर सांस अगर रुकती है, या अपन बोलते हैं इसको कि अगर सांस अटकती है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल की कमी होगी, और ये कहीं न कहीं अपने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को प्रभावित करेगी, और इसका इम्पैक्ट अपने को नज़र आएगा। जैसे बड़ा आसान सा अपने को नज़र आता है कि जिनको ये खर्राटों वाली प्रॉब्लम है, बट ऑब्वियस सी बात है कि उनको हो सकता है कि हाइपरटेंशन हो, उनको डायबिटीज़ हो, उनको मोटापा हो। बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ ने इनको कैंसर जैसी बीमारियों से भी लिंक किया हुआ है। ऑल ओवर यही बात है ना कि कहीं न कहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और ऑक्सीजन अपनी प्राण वायु है, और अगर अपन प्राण वायु अगर अपनी बॉडी में कमी होगी तो 100% ये है कि उसका इम्पैक्ट किसी न किसी तरह से अपनी बॉडी में दिखने को मिल सकता है। तो अपन इसके कारण की बात करते हैं कि यार आखिर ये खर्राटे क्यों आते हैं, या फिर अपन जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में बात कर रहे हैं ये होता क्यों है, इसके कारण क्या है। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी तो 90% ओबेस लोगों में अगर आप देखोगे तो उनमें खर्राटे, लाउड स्नोरिंग ज़रूर पाई जाती है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या होता है, जो अपना अपर एयरवे है उसका नैरो होना। तीसरा एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर लाइक जिनका शॉर्ट नेक होती है, जिनकी नेक थोड़ी छोटी होती है, उनमें ये बड़ा कॉमनली पाया जाता है। ठीक है, फिर जेंडर को भी लाइक मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में थोड़ा कम होता है। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ें लाइक जैसे एल्कोहलिज्म है, या फिर ऐसा कोई ड्रग एडिक्शन है, इस तरह से जो ये चीज़ें इन खर्राटों को बहुत ज़्यादा लीड करती है। अब अपन अगर अपन देखें कि ये तो हो गए अपने कारण हो गए। अगर अपन सिम्टम्स के ऊपर देखें कि जिनको खर्राटे आते हैं उनके क्या सिम्टम्स, या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिनको भी होता है उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसके दो सिम्टम्स होते हैं। एक तो नाइट सिम्टम में कैटेगराइज किया गया है, और एक डे सिम्टम में कैटेगराइज किया गया है। और जो क्लासिकल सिम्टम है उसमें एक तो लाउड स्नोरिंग होती है, ये नाइट सिम्टम की बात होती है। और अगर डे टाइम की बात करें तो एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, ये दो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा अगर अपन नाइट सिम्टम की अगर वापस बात करें तो जैसे लाउड स्नोरिंग हो गई, फिर सडन अराउजल कि आदमी सो रहा है, अचानक बैठ के वो उठ जाता है, फिर वो वापस सोएगा, वापस उठ के बैठ जाएगा,
तो उसकी जो स्लीप होगी वो बड़ी रेस्टलेस होगी। फिर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो गया कि उसको बार बार अर्ज ऑफ यूरिनेशन ये होता है, उसको बार उसका जो मुंह होना, ड्राइनेस ऑफ माउथ, रात को सोते समय वो कंप्लेन करता है मुझे बार बार पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गए अपने नाइट सिम्टम्स। अगर अपन डे सिम्टम्स की बात करें तो जो क्लासिकल सिम्टम्स मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस हो गया, फिर इरिटेशन हो जाता है, फॉरगेटफुलनेस हो जाता है, पर्सनालिटी चेंजेस हो जाता है, और अगर बैठे बैठे सोना, लाइक टीवी देखते हुए वो उसको नींद आना, या फिर ड्राइविंग करते करते नींद आना, ये क्या है ना कि ये जनरली क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं जिनसे अपन पहचान सकते हैं कि अपने को एक खराटू की प्रॉब्लम है। अब अपन अगर ये चीज़ें अपने में है कि यार खराटे मुझ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये तो मैं तो क्या ही बताऊंगा, अगर मुझे ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या ही बताऊंगा, मेरा जो पास में सोने वाला है, बेड पार्टनर है, वो इस चीज़ को नोटिस करेगा। तो अगर ये कंप्लेन आती है तो डेफिनेटली अपने को अपने जो कंसल्टेंट या डॉक्टर हैं उनसे अपने को जाके बात करनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम हो रही है और इसका क्या निदान है। अगर अपन डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक टेस्ट होता है, जांच होती है जिसको बोलते हैं पॉलीसोमनोग्राफी बोलते हैं या स्लीप स्टडी बोलते हैं। तो स्लीप स्टडी में क्या होता है कि एक नींद की जांच होती है बेसिकली, जो ओवरनाइट अपनी जो पूरी जो लाइक अपन 10 बजे सो रहे हैं और सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, तो ये जब सोते हैं तब से लगा के जब तक अपन उठते हैं तब तक का एक टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है मल्टीपल चैनल्स पे ओवरनाइट रिकॉर्डिंग की जाती है। मल्टीपल चैनल्स मतलब ईसीजी हो गया, अपना ईईजी ब्रेन की रिकॉर्डिंग हो गया, अपनी सांस की स्थिति उसकी रिकॉर्डिंग हो गया, अपनी बॉडी पोजीशन हो गया, अपने चेस्ट मोमेंट, एब्डोमेन मोमेंट, अपना बॉडी का ऑक्सीजन लेवल। इस तरह से क्या होता है कि पूरी बॉडी पे सेंसर होते हैं, वो चिपक जाते हैं और आदमी को बोल दिया जाता है कि आप सो जाइए। अब वो अगर करवट भी लेगा, टॉयलेट के लिए जाएगा या फिर कोई भी एक्टिविटी करेगा तो उसका उस टेस्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो आराम से वो टेस्ट चलता रहेगा और अपने ब्रेन के, अपने हार्ट के, अपने पोजीशन या अपने जो वाइटल जितने भी एक्टिविटीज़ जो हो रही है बॉडी की, ब्लड प्रेशर हो गया, इन सब चीज़ों का ओवरनाइट रिकॉर्डिंग होता है। अगली मॉर्निंग में क्या होगा है कि उन चीज़ों का इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि उसको स्लीप एपनिया या खराटों की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हुआ, क्या उसकी सांस रुकी, जो अपन बात कर रहे थे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ब्रीथिंग पोज, तो क्या ये सांस रुकी उसकी, और अगर रुकती है तो कितने टाइम के लिए रुकती है, और इसका ब्रेन के फंक्शन पे क्या प्रभाव पड़ा, उसका ब्लड प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ा, बॉडी पोजीशन पे क्या प्रभाव पड़ा, उसकी एक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ा। इस तरह से क्या होता है ना, ये डिटेल और एक बहुत अच्छी स्टडी की जाती है। तो ये ओवरनाइट स्टडी होती है जिसको पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं। इसके डेटा के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट की सीवियरिटी क्या है, क्योंकि ओवरनाइट अपना ब्लड का ऑक्सीजन लेवल भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि बॉडी का ऑक्सीजन लेवल, तो इन सब पैरामीटर से ये पता चलता है कि उसकी सीवियरिटी कितनी है और इसको क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। ये अपना निदान हो गया। मैं अब छोटी सी बात कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता हूँ कि अगर जैसे इससे पहले मैं ट्रीटमेंट की अगर बात करूँगा कि अपने डायग्नोसिस तो करवा लिए, अब व्हाट नेक्स्ट कि ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है। ट्रीटमेंट मोडालिटी में खराटों के लिए जो सबसे प्रायोरिटी जो बोला जाता है कि वेट रिडक्शन बोला जाता है कि अपने को वेट रिडक्शन करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो बहुत ही लीन और थीन होते हैं और उनमें भी ये खराटों की प्रॉब्लम पाई जाती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जिनको ये खराटों की प्रॉब्लम होती है वो एक्चुअल में क्या है ना, स्लीपी रहते हैं डे टाइम में। और अगर आप उनको बोलोगे कि यार आप अपना वेट रिडक्शन करो या जॉगिंग के लिए जाओ या आप योगा के लिए जाओ या कोई भी मॉर्निंग में एक्टिविटी करो जिससे क्या होता है कि आप कैलोरीज बर्न करो और अपना वेट रिडक्शन करो, लेकिन ये उनके लिए पॉसिबल हो इसीलिए नहीं पाता है कि इस खराटों की वजह से या फिर स्लीप एपनिया की वजह से उनकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप वो पूरी नहीं हो पाती है रात भर, और वो दिन में क्या होता है कि वो इतना फ्रेश नहीं हो पाते हैं, वो इतना एनर्जी से उनके जो भी असाइन वर्क है वो कर नहीं पाते हैं। अगर अपन उनको बोलेंगे कि यार आप जिम जाओ, आप एक्सरसाइज करो, तो वो नहीं कर पाएंगे, वो इस उतनी एनर्जी से नहीं कर पाएंगे जितना उनको एनर्जी से करना चाहिए, क्योंकि उनकी स्लीप पूरी नहीं हुई है। तो वेट रिडक्शन इसमें सबसे पहले आ जाता है। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसमें सर्जिकल मेथड्स भी आता है जिनमें ईएनटी सर्जन जो यूपीपी करके एक प्रोसीजर करते हैं
ये किया जाता है। अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूँ, कुछ ओरल अप्लायंसेस भी आते हैं जो खर्राटों को कम कर सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट क्लिनिकली प्रूवन कि उनका इतना इफेक्ट बॉडी पे नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं आपको गोल्डन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की अगर बात करूं तो उसमें एक सीपैप थेरेपी आती है जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी, जिसमें एक छोटा सा डिवाइस होता है। वो डिवाइस क्या करता है कि पेशेंट की मास्क के सहारे वो जुड़ जाता है और वो डिवाइस क्या करता है कि कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देता है। और अच्छी बात तो ये है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी वाले इस टाइम में टेक्नोलॉजी ये है कि वो डिवाइस सेंस कर लेता है कि उस पेशेंट को कितने एयर प्रेशर की ज़रूरत है, उसको एयरवे को ओपन करने के लिए कितने प्रेशर की ज़रूरत है। ये डिवाइस का स्मार्टनेस होता है। तो वो डिवाइस इतना प्रेशर देता है जितना एयरवे को ओपन रखने की ज़रूरत होती है। वो डिवाइस ओवरनाइट कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देता है। उससे क्या होता है ना कि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। और बेसिकली क्या होता है ना, ऑब्स्ट्रक्शन इज रूट कोज, कि रुकावट हो रही है, उसकी वजह से नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, रुकावट की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है, रुकावट की वजह से दूसरे और सारे सिम्टम्स होए जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या करता है, वो सीपैप डिवाइस होता है उसी जड़ पे काम करता है, उस रुकावट को ओपन कर रहा है। उसकी वजह से एक बहुत अच्छी नींद ले पाते हैं, खर्राटे नहीं आते हैं। रुकावट को हटा दिया तो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बराबर मेंटेन रहेगा। अगर ऑक्सीजन लेवल बराबर मेंटेन रहेगा तो बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं वो बहुत अच्छे से काम करेंगे और उसका इम्पैक्ट बहुत ही जल्दी नज़र आ जाएगा। तो ये थी सीपैप की बात। इसके अलावा अगर मैं और सीपैप के बारे में बात करूं, इस थेरेपी के बारे में बात करूं, तो ये यूएस एफडीए ये अप्रूव्ड और क्लिनिकल रिसर्च अप्रूव्ड थेरेपी है, ये कोई अल्टरनेट थेरेपी नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे पॉलिटिशियंस की अगर बात करूं तो यूज़ कर रहे हैं। अपने उदयपुर में भी काफ़ी कॉमन हो गया है आजकल, यूज़ कर रहे हैं। और ये रिसर्च प्रूव चीज़ है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इस खर्राटों की बीमारी से सफ़र कर रहा है और वो अगर टाइमली अगर वो ट्रीटमेंट ले रहा है, इट मीन्स ही इज़ एडिंग 10 हैप्पी ईयर्स इन हिज लाइफ। एक बहुत ही अच्छे आउटकम हो जाते हैं इसके। इसके अलावा लास्ट टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ कि ये कितना डेंजरस है। अगर ये अनट्रीटेड रह जाता है तो ये कितना डेंजरस हो जाता है, क्योंकि ये इसको सिंड्रोम बोला जाता है। मैं अगर इसको बोल रहा हूँ कि रूट ऑफ डिजीजेस बोल रहा हूँ तो ये एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर अपन बात करें तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अपने अगर जैसे जो पेशेंट है, अगर जैसे जिनको ये स्लीप डिसऑर्डर है तो उनको मैं रिसर्च डेटा की बात करूं कि अगर अपन 100 हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन अगर अपन ने लिया है तो उसमें 48% पॉपुलेशन का हाइपरटेंशन होने का रीज़न ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। अगर अपन डायबिटीज़ की बात करें तो इफ़ यू टेक 100 पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ मेलाइटस, देन 52% पॉपुलेशन का जो रूट कोज, डायबिटीज़ होने का जो रूट कोज है वो स्लीप एपनिया है। वहीं अगर बात करूं मैं ओबेसिटी की, तो अगर अपन 100 लोग अगर अपन ओबेस पीपल का अगर अपन ग्रुप बनाएं तो उसमें से 90% जो लोग होंगे, यानी कि 90 लोग होंगे, उनको ओबेसिटी होने का जो रूट कॉज है वो स्लीप एपनिया है। तो इसलिए क्या है ना कि इस चीज़ पे बात करने का बहुत ही बात करना और उसके अवेयरनेस इसको फैलाने के लिए बहुत ज़रूरत है कि अगर अपने को या अपने या फैमिली मेम्बर्स या अपने फैमिली या फ्रेंड्स में कोई स्नोर कर रहा है या बैठे बैठे कोई झपकी ले रहा है, सो रहा है डे टाइम में या इस तरह से, तो डेफिनेटली अपने को उसको सजेस्ट करना चाहिए कि वो जाए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें इसके बारे में। क्योंकि जो मैं एक टॉपिक पे बात करना रह गया था, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, लाइक अगर जैसे अनट्रीटेड स्लीप एपनिया है उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज अगर जैसे अपन हाइपरटेंशन ले सकते हैं, अपन स्ट्रोक ले सकते हैं, अपन पर्सनालिटी चेंजेस, मूड चेंजेस, मूड स्विंग, इसके अलावा डायबिटीज़ में ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, ओबेसिटी में ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, और बहुत सारी क्लिनिकल रिसर्चेज ये कह रही है कि जो स्लीप एपनिया है ये कैंसर से भी लिंक करता है। तो मैंने एक
अवेयरनेस के लिए मैंने आज मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं ज्ञान मंच की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से एटलीस्ट मैं अपनी आवाज़ को आप तक पहुँचा पाया कि कराटे और उनके बारे में अपने को क्या एक्शन लेना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में क्या करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि आप सब लोगों के लिए ये जानकारी बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।